हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण सवालों को आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 30 के अंतर्गत क्या करेंगे, देखेंगे। जीएस के ऐसे सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो सहायक संधि की अगर बात की जाए तो सहायक संधि की शुरुआत भारत में लॉर्ड बेलाजली के द्वारा शुरू की गई थी। यानी जो सहायक संधि थी यह जो है लॉर्ड बेलाजली के द्वारा, यानी बेला जली के द्वारा भारत में सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। तो भारत में अगर लॉर्ड बेलाजली की बात की जाए तो लॉर्ड बेलाजली जो है 1798 ईस्वी से 1805 तक का, यानी 1805 तक का भारत का गवर्नर जनरल रहता है। और इसी ने अपने पीरियड में सहायक संधि की शुरुआत की थी। और इस सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? तो 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम, यानी जो हैदराबाद का निजाम था, इसने बेलाजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को सर्वप्रथम क्या किया था? स्वीकार किया था। तो एक आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, हैदराबाद का निजाम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो अगर इसमें तीन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, बंगाल विभाजन, लखनऊ समझौता, सूरत अधिवेशन। तो बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो यानी जो बंगाल बंगाल विभाजन था यह जो है 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। और उसके बाद देखते हैं सूरत अधिवेशन। सूरत जो अधिवेशन था इसका आयोजन 1907 में किया गया था। तीसरा था लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते की बात करें तो इसका आयोजन लखनऊ में 1916 में किया गया था। तो आपसे कालानुक्रमक पूछ रहा है, यानी क्रम व्यवस्था पूछ रहा है, तो सबसे पहले बंगाल विभाजन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं तो सूरत, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? लखनऊ समझौता हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर बन जाएगा बी वाला, यानी बंगाल विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? तो मुस्लिम लीग, भारत की जब सरकार असफल हो गई थी उसके लिए मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। तो किस तिथि को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में किसने महबूबे इलाही की उपाधि धारण की थी? तो महबूबे इलाही की उपाधि किस संत ने धारण की थी? तो निजामुद्दीन औलिया ने, यानी निजामुद्दीन औलिया ने महबूबे इलाही की उपाधि धारण की थी। अगर निजामुद्दीन औलिया की बात की जाए तो निजामुद्दीन औलिया जो हैं या बाबा फरीद के शिष्य थे। वर्तमान में इनकी दरगाह जो है नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में अगर बात की जाए इनकी जो दरगाह है कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की क्या है? दरगाह स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय संघवाद को शाकाहारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय जो संघवाद है, इसको शाकाहारी संघवाद के रूप में किसने डिफाइन किया था या किसने इसको परिभाषित किया था? तो ऑस्टिन के द्वारा शाकाहारी संघवाद कहा गया था। किसको? भारतीय संघवाद को। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ऑस्टिन के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली थी? तो भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन की अगर बात की जाए, उसमें उनको भागीदारी किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी? तो चार्टर चार्टर एक्ट 1833 में पहली बार भारतीयों को प्रशासन में कुछ भागीदारी का हिस्सा प्राप्त हुआ था। तो किस चार्ट अधिनियम के तहत? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो आधिकारिक दस्तावेज होता है जब कोई इमरजेंसी होती है या कोई कोई सूचना प्रकाशित करनी होती है, तो एक पेज होता है जो विभिन्न देशों का क्या होता है, विभिन्न कलर का होता है। तो उसी हिसाब से अगर जो भारत का जो आधिकारिक दस्तावेज है वह भारत का किस कलर में है? तो श्वेत पत्र जो आधिकारिक दस्तावेज होता है उसे भारत में क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, श्वेत पत्र के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो जो फिलिप थे उन्होंने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य एक ग्राफ तैयार किया था। फिलिप का यह मानना था कि मुद्रास्फीति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बेरोजगारी की दर घटती है, और जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की दर क्या होती है? कम होती है। तो इसी संबंध को क्या नाम दिया गया है? फिलिप्स वक्र नाम दिया गया है। यानी फिलिप ने किसके मध्य संबंधों की बात की है? तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य या संबंध व्यक्त किया है। किसने? फिलिप्स के द्वारा। राइट आंसर क्या बन रहा है? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? तो केंद्रीय बैंक की अगर बात की जाए, भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका क्या नाम है? आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। आरबीआई की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण की अगर बात की जाए तो इसका जो राष्ट्रीयकरण था 1949 में किया गया था। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आरबीआई जो है जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आरबीआई जो है यह सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश में काम करता है और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। यानी यह सीधे जो है जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर को प्रारंभ करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो भारत में आयकर की अगर बात की जाए तो भारत में आयकर का पहला अधिनियम जो है 1861 में इस अधिनियम को लाया गया। तो यह अधिनियम लाने वाला भारत में किसके द्वारा यह अधिनियम लाया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। यानी इनकम टैक्स के सर्वप्रथम भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था, और यह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1861 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो फोटोग्राफी में एंटीक्लोर के रूप में जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। यानी जो सोडियम थायोसल्फेट है, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में
एंटीक्लोर के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या बन रहा है? डी वाला राइट आंसर बन रहा है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा होता है? तो विषाणुओं द्वारा कौन सा रोग होता है? खसरा। खसरा जो है या किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा हार्मोन मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो मादा जो होती है या फीमेल जो होती है उसके द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन होता है। जो एस्ट्रोजन होता है यही हार्मोन क्या होता है? मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हृदय गति की वृद्धि करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? तो हृदय गति की वृद्धि यानी जो आपका हार्ट बीट होता है इसमें अगर वृद्धि लाना होता है तो किस रासायनिक पदार्थ की अहम भूमिका होती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अगर चार विकल्प दिए गए हैं, जैसे इसमें डी वाला विकल्प दिया हुआ है मुड़िया मेला मेरठ, तो मुड़िया मेला जो है या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में न आयोजित होकर बल्कि इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मथुरा में किया जाता है। यानी जो मुड़िया मेला है इसका आयोजन मेरठ में ना होकर मथुरा में किया जाता है। बाकी जो विकल्प है जैसे बटेश्वर मेला ये आगरा में आयोजित किया जाता है, सोरो मेला कासगंज में आयोजित किया जाता है, न कटैया मेला वाराणसी में आयोजित किया जाता है। लेकिन जो मुड़िया मेला है मेरठ ना होकर मथुरा में इसका आयोजन किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार था। तो उत्तर प्रदेश के अगर पहले पक्षी विहार की बात की जाए तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव है। यानी जो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव है यह उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार था। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। सॉरी दोस्त, इसकी स्थापना जो है 1884 में की गई थी। वर्तमान में इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में यह जो पक्षी विहार है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक किस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? तो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक का जो नदी तराई क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश कहते हैं। यानी जहां पर बार बार बाढ़ आती रहती है ऐसे प्रदेशों को क्या कहा जाता है? भाबर प्रदेश कहा जाता है। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के शीतोड़ घास का मैदान कहलाता है। जो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोड़ घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पेयरीज कहा जाता है। यानी आपका राइट आंसर सी पेयरीज कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब अपवाह तंत्र प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो तो उसे कौन सा प्रतिरूप कहेंगे? तो अगर पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है तो ऐसे अफवाह प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्षाकार प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर खाड़ी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में खाड़ी पाई जाती है, स्पेंसर खाड़ी पाई जाती है जो किसका उदाहरण है? भरंस घाटी का उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता था? तो फाइनल की अगर बात की जाए तो फाइनल में गोल्ड मेडल जो इस बार का जो गोल्ड था
जो गोल्ड था वह किसने जीता है? तो अरशद नदीम ने, अरशद नदीम ने जीता है। न, नदीम ने जीता है। उसने कितने मीटर भाला फेंका था? तो 92.97 मीटर भाला फेंककर इस बार का जो गोल्ड था, यानी पेरिस ओलंपिक का जो गोल्ड था, वह किसने जीत लिया है? अरशद नदीम ने जीत लिया है। दूसरा जो मेडल था, सिल्वर मेडल था, जिसे नीरज चोपड़ा ने जीता था। उन्होंने कितने मीटर का थ्रो किया था? तो उन्होंने 89 यानी 89.45 मीटर का थ्रो किया था। यानी राइट आंसर क्या होगा? 89.45 मीटर का थ्रो करके इस बार नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पर निशाना साधा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार यह सम्मान किसे दिया गया है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राइट आंसर क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है, यह पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में भारत बिमस्टेक बिजनेस समिट की मेजबानी कहां कर रहा है? तो यह मेजबानी इस बार अगस्त में भारत के द्वारा नई दिल्ली में की जा रही है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राम स्थलों की संख्या की तो 10 रामसर स्थल है। यानी राइट आंसर क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो पर अगर चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।